नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। दावा है कि विकसित भारत का रोड मैप तैयार हो चुका है। दरअसल अगले 3 से 5 महीने में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इन तीनों ही राज्यों को लेकर कोई खास ऐलान नहीं किया गया। लेकिन सरकार ने मुफ्त राशन योजना का दायरा जरूर बढ़ा दिया। अब सवाल ये कि जो शोर सबसे ज्यादा था कि सरकार चुनावी राज्यों के लिए खजाना खोल देगी, लोक लुभावन वादे करेगी, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सवाल यह भी कि इस आम बजट से हरियाणा का क्या कुछ फायदा होगा, हरियाणा की सियासत पर इस आम बजट का कितना असर पड़ेगा। सवाल यह भी कि आम बजट में हरियाणा को मिला तो क्या मिला। तो आम बजट हरियाणा के लिए क्या लेकर आया, इसी पर चर्चा करेंगे। हरियाणा की सियासत में इस बजट का कितना असर पड़ेगा। विपक्ष लगातार इस बजट की आलोचना कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ चर्चा में हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी चर्चा में शामिल हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला और वित्त मंत्री के रूप में लगातार 7वां आम बजट 2024-25 पेश कर दिया। आम बजट के बाद कांग्रेस की सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने निशाना साधते हुए कहा कि इस बजट में हरियाणा के हितों की अनदेखी की गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी के शासनकाल में अब तक के 10 साल न प्रदेश का विकास किया गया और न ही प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान हुआ, और भविष्य में हरियाणा के विकास को लेकर बीजेपी से कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, जिसकी तस्दीक ये आम बजट करता है। Can say especially coming from Haryana because it's an election going state. They have nothing to show for the last 10 years and they have nothing planned for future. So Haryana has been totally neglected. They are the allies, but I think they are just attempting to make them happy. I doubt if anything will come out of it. हरियाणा के किसानों ने भी आम बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के किसानों का आरोप है कि बजट में एमएसपी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया और किसानों की मांगों की भी अनदेखी की गई। हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी मोदी की सरकार है, तो हम ये पूरी आस लगाए बैठे थे, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो दक्षिण हरियाणा चरखी दादरी जिला है, इसके अंदर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और किसान त्राई त्राई कर रहा है। और HYL का जो पानी है वो बहुत ही राजनीतिक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर सरकार ने कोई एक शब्द बोलने का काम नहीं किया, तो इसलिए किसान इसलिए भी हताशा है। हरियाणा फरीदाबाद से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आम बजट को समाज के सभी वर्गों के विकास के उपयोगी वाला बजट करार दिया। बहुत बेहतरीन बजट है। इसमें जो GDP का जो घाटा है वो 4.9% रह गया है। ये विकसित भारत का बजट है और इस बजट में गरीब के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए और अन्नदाता पर पूरा फोकस किया गया है। आप देखिए, जो कृषि के लिए है, किसान अन्नदाता के लिए बजट है, वो इस बार और 1.25 लाख करोड़ से भी बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ कर दिया गया है। किसानों को पर इस बजट में बहुत फोकस किया गया है और इन चारों जो पिलर हैं, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, इसको समर्पित बजट है। अब बजट आ गया है और हरियाणा के नेता इस बजट को राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन बजट हरियाणा के लोगों के लिए कितना कारगर रहा है, इसका पता हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो सवाल बड़ा है कि आखिर हरियाणा को क्या मिला। उत्तर प्रदेश भी लगातार आलोचना कर रहा है, विपक्ष आलोचना कर रहा है उत्तर प्रदेश में, और अन्य राज्य हैं जो इस बजट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हरियाणा को क्या मिला, यह सवाल अभी भी बरकरार है। महेश, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। इस बजट को लेकर हरियाणा क्या कहता है, हरियाणा की जनता क्या कहती है, क्योंकि किसानों में नाराजगी देखने को मिली,
बेरोजगारी युवाओं को लेकर हालांकि कुछ सेंटर किया गया, कुछ फोकस किया गया, क्या जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरा उतरा हरियाणा के लिहाज से ये बजट? देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता की कुर्सी के पाए जो लोग संभाले हुए थे उन्हें सबसे ज्यादा इस बजट से हासिल हुआ है। और यही वजह है कि हरियाणा प्रदेश के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि चुनावी राज्य होने के नाते एक बार हरियाणा का जिक्र तो करते, एक बार हरियाणा को किसी खास पैकेज के साथ जोड़ने की कोशिश तो करते, किसी बड़ी योजना के साथ हरियाणा का जिक्र तो होता, लेकिन जहां पर जिक्र सिर्फ बिहार और आंध्रा को अहमियत के साथ दिया जाए तो वहां ये समझना ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल नहीं है कि यहाँ कैबिनेट में महत्वपूर्ण कुर्सियां यहां पर नहीं दे पाए नीतीश कुमार को। अगर आंध्रा को बड़ा पैकेज यहां पर दिया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है? बिहार को अगर सौगात दी जा रही है तो उसकी वजह क्या है? अगर कैबिनेट में जगह नहीं दे पा रहे हैं तो आप आर्थिक पैकेज के साथ उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही खुश करने की कोशिश आप हरियाणा के लोगों को भी करेंगे। कम से कम सियासत से जुड़े लोग ऐसा मानते थे कि चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं मोदी के खजाने से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खजाने से हरियाणा को कुछ ज्यादा हासिल होगा, लेकिन यहां पर निराशा हासिल हुई। और निराशा तो मोदी को भी हासिल हुई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। जहां 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश से अपने लिए अनुमान लगा रही थी, उसका अंदाजा लगा रही थी, और वहां पर 5 मिली है। और 5 सीटों के साथ किस तरीके से केंद्र में मोदी की सत्ता को बचाए रखा जाएगा, ये बड़ा सवाल था। तो ऐसे में हरियाणा के लोगों ने निराश किया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा को निराश किया। देवेंद्र, बजट में हरियाणा के लिए क्या यह सवाल अभी भी लोगों के जहन में उठ रहा है? किसान नाराज हैं, निराश हैं, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा ये बजट। सवाल यह है कि चुनावी राज्य होने के बाद भी खास ऐलान हरियाणा को लेकर बजट में क्यों नहीं किया गया? क्या वजह रही? सरकार की ये रणनीति क्या कहती है? देखिए सौरभ, किसानों का जो आंदोलन चला उसमें बड़ी हिस्सेदारी या बड़ा कारण पंजाब और हरियाणा के किसान थे, कुछ हद तक यूपी के थे। हरियाणा में किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है और आजकल की खबर है कि किसान ट्रैक्टर लेकर फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं शंभू बॉर्डर खाली होते ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप दिल्ली जाने से किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन हाईवे भी आप बंद नहीं कर सकते। तो अब किसान फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के लिए अगर कुछ होता तो मेरे को लगता है कुछ बोलने लायक बात होती। जिस तरीके से विपक्ष की नेता कुमारी शैलजा कह रही है, किसान खुद कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें भी हरियाणा के किसान परेशान है। हरियाणा के किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दी जानी थी, ये वायदा किया गया था जब उठाया गया था धरने से, एमएसपी की गारंटी पर कोई बात नहीं हुई। 1,52,000 करोड़ का जो बजट दिया गया है उसमें पूरे देश का बजट है, हरियाणा का नहीं है। और हरियाणा के किसान एमएसपी के अलावा उनका जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसमें बहुत सारे लोगों के मुंह से शिकायत सुनते हैं कि बीमा कंपनियां प्रीमियम तो काट लेती है, प्रीमियम तो लेती है, लेकिन जब नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई नहीं करती। 3-3, 2-2 साल तक लटकाती है केस को और केस को खारिज कर देते हैं कि आपका क्लेम नियमों के तहत नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें ये क्रॉप इंश्योरेंस की भी हरियाणा में है। उसके अलावा युवाओं की जो बेरोजगारी है, निराशा हरियाणा में जब बेरोजगारी का जिक्र आता है तो जो आंकड़े आते हैं सीएमआई के आते हैं उसमें हरियाणा का नंबर लगता है पहले नंबर पे होता है कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, इजाफा हो रहा है बेरोजगारी में, लेकिन उसमें जो अनुपात है, जो परसेंटेज है वो डाउन नहीं हो रहा। तो युवाओं के लिए भी कुछ खास नहीं है। हरियाणा चूंकि चुनाव में जा रहा है, बामुश्किल 70-80 दिन रह गए और बीजेपी हर कोशिश करिए कि सरकार को रिपीट किया जाए, हरियाणा में हैट्रिक लगाई जाए। जिस तरीके के एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, बदलाव की चीज है, कांग्रेस मजबूत हुई है लोकसभा चुनाव के बाद और कांग्रेस अब दौड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी के मुकाबले, दोनों में मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन मेरे को लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार ने ज्यादा चिंता केंद्र सरकार की कुर्सी की है, उस सरकार की है जो आंध्र प्रदेश और बिहार ने जो उनको समर्थन दिया, जो एलाइज है, जो इफेक्टिव है, जिनसे डर है कि कहीं कोई उलट पुलट ना हो जाए, तो उनको राजी करने की कोशिश की गई है। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, अगर कुछ दे भी देते तो ज्यादा कुछ नहीं देना था, बहुत हजारों करोड़ में नहीं जाता, थोड़ा कुछ दिया जा सकता था। और विपक्ष भी आलोचना कर रहा है, किसान तो कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, छोटे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है, एमएसएमई के लिए जरूर कुछ हुआ है कि इनको लोन की सीमा बढ़ाई गई है, जो इनके कर्मचारी काम करते हैं, जो ईपीएफ होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जो जाता है पैसा, उसको कुछ कॉम्पेंसेट केंद्र सरकार करेगी। तो इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत कुछ किया गया, जिसकी
पानीपत की इंडस्ट्री के लोग बात भी करें, लेकिन किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि चुनावी प्रदेश है, कुछ उम्मीद कर रहे थे शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन हुआ नहीं है। हालांकि अब लोगों को देखना है, जब वोट पड़ेंगे, जो चुनाव होंगे, क्या हालात बनते हैं, लोगों की क्या राय बनती है, वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। वीरेंद्र जी, जो ये बजट मोदी 3.0 का पहला आम बजट आया है, उससे हरियाणा वासियों को क्या मिला, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये कि मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश सरकार ने की, स्पेसिफिक हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया। क्या वजह मानते हैं? सरकार ने एक मैसेज उधर भी दिया कि आंध्र को दिया, बिहार को दिया, यानी कि सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो सरकार के साथ रहेगा उसको केंद्र की तरफ से योजनाएं दी जाएंगी। देखिए, विपक्ष को ये कहने का अवसर मिल गया कि हरियाणा के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हरियाणा ने 5 सीटें घटा दी और इसी तरह उत्तर प्रदेश ने भी। मतलब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का तो बजट के अंदर जिक्र ही नहीं है। हालांकि ये आम बजट था, अंतरिम बजट जिसे हम काम चलाओ बजट कहते हैं, 1 फरवरी को पेश हुआ था। तो इस बजट से कुछ अपेक्षाएं थी कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई 8,000 रुपए की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए कि हरियाणा के लिए तो कुछ हुआ नहीं है। हरियाणा के लिए क्या कुछ हो सकता था? हरियाणा के लिए एक एम्स की घोषणा हो सकती थी। देखिए, काफी समय से बाड़सा में, झज्जर में एक एम्स है कैंसर का, लेकिन इसके लिए विस्तार किया जा सकता था। देखिए, हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं के और विस्तार की आवश्यकता है। हरियाणा की नई विधानसभा भवन बनाने के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता बड़े बड़े दावे करते रहे, उस दिशा में कुछ है नहीं, उसका तो उल्लेख ही तक ही नहीं है। रेल एक्सप्रेस वे बनाने का जिक्र नहीं है। और ये देखिए, रेल सुविधाओं के विस्तार की बात थी, नए रेल लाइनों के सर्वेक्षण की बात थी, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए हरियाणा के लिए तो कुछ नहीं है। देखिए, अब लोग इस पर तंज कस रहे हैं विपक्ष के लोग कि अब जो है मोदी सरकार ने हरियाणा का उल्लेख नहीं किया बजट के अंदर, तो 2 माह बाद जो है हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो हरियाणा के लोग जो है इस सरकार का कोई उल्लेख नहीं करेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया हो जाएगा। और कुल मिला के ये देखा जाए कि क्या वरिष्ठ नागरिकों को इसमें कोई बजट में कोई विशेष राहत नहीं दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई घोषणाएं हो सकती थी। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को जो अपनी पेंशन से और ब्याज से ही आय होती है, उनके लिए कोई राहत की बात नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए, चाहे युवा वर्ग के लिए ठीक है, इंटर्नशिप जो है वो नया एक पैटर्न अपनाया गया है, इसकी घोषणा की गई है, लेकिन जो अगर हम हरियाणा के उद्योग की बात करें, चाहे एक्सपोर्ट की बात करें, पानीपत के टेक्सटाइल की, ना टेक्सटाइल पार्क का कोई उल्लेख हुआ, ना इस दिशा में पहले घोषणा हुई थी, कुछ नहीं हुआ। एग्जीबिशन सेंटर बनाने की बात थी, उस दिशा में कोई नहीं हुआ, फरीदाबाद और पानीपत में। तो मतलब घोषणाएं हो जाती है, उन पर कोई अमल नहीं होता, धरातल पर दिखाई नहीं देती है। तो कुल मिला के हरियाणा के इस बजट, जो केंद्र सरकार का बजट है, हरियाणा के लोगों को निराशा होना स्वाभाविक है। देखिए, जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं वो विकसित भारत की दिशा में इसे विकास बजट बताएंगे, लेकिन विपक्ष के लोग हैं, उनको कहने का अवसर मिल गया कि हरियाणा की इसके अंदर उपेक्षा हुई है, हरियाणा के तो नाम का जिक्र तक नहीं हुआ। वीरेंद्र जी, कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री हैं सरकार में, वो ये कह रहे हैं कि जो घाटा है जीडीजीपी का वो कम हुआ है, बेहतरीन बजट है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हरियाणा का नाम लेना शायद सरकार भूल गई और विधानसभा चुनाव में जनता अब बीजेपी का और केंद्र सरकार का नाम लेना भूल जाएगी। अगर स्पेसिफिक देखा जाए हरियाणा के लिहाज से, तो एक बड़े स्तर पर, वाइड रेंज पर कितना असर हरियाणा की सियासत पर पड़ेगा इस बजट का? और जो विपक्ष जो सवाल उठाता रहा है, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है, आगामी चुनाव में क्या इस बजट से कोई नेगेटिव पॉइंट सरकार की तरफ जाएगा? कुछ ऐसा होगा जो विपक्ष को फायदा मिलता नजर आएगा? देखिए, लोगों की श्रवण शक्ति है बहुत कमजोर होती है। जब चुनाव आते हैं तो सब मुद्दे भूल जाते हैं। देखिए, आज तो जो ताजा मुद्दे हैं उसमें ये विपक्ष के पास अवसर है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विवशता है कि वो तो बजट को जो है बहुत अच्छा बताएंगे, अच्छा प्रयास बताएंगे, विकसित भारत की दिशा में सार्थक प्रयास बताएंगे, लेकिन विपक्ष के पास तो अवसर है, विपक्ष इसको बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन विपक्ष के साथ साथ ये देखना है कि 10 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हरियाणा ने कितनी प्रगति की है, केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं का हरियाणा को लाभ मिला है, कितने एक्सप्रेस वे बने। और ये देखिए, मेट्रो के बारे में, रैपिड मेट्रो की बात होती है, कुछ नहीं हुआ, धरातल कुछ दिखाई नहीं देता, मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि मेट्रो के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी। मतलब कुल मिला के अब विपक्ष के पास तो कहने का अवसर है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मजबूरी है, बजट को अच्छा बताएंगे, उनके पास कोई चारा भी नहीं है। तो जब चुनाव होंगे तो एक अवसर, एक मुद्दा तो बनेगा ही, ऐसी बात नहीं है मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं। लोग जो सत्ता विरोधी लहर ही पहले बहुत आगे, सत्ता विरोधी लहर में ही जो है विपक्ष को इसका लाभ मिलने वाला है, तो उसके अंदर एक कड़ी और जुड़ जाएगी। किसान सम्मान निधि जो राशि बढ़ती, निधि बढ़ती, तो इसका किसानों को लाभ मिलता।
जी। तो इस दिशा में केंद्र सरकार की अपनी क्या योजना है? अभी देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो सरकार ने अपनी सुनियोजित जो एक विकास की गति बनानी है उसकी दिशा में काम किया होगा। तो अभी हरियाणा का कोई उल्लेख नहीं है, तो हरियाणा के बारे में केंद्र क्या सोचता है ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन इससे लोगों को निराशा होना तो स्वाभाविक ही है। बिल्कुल। महेश, जो अब आगे सरकार का जो ये कदम है बजट को लेकर, उसके बाद हरियाणा की सियासत किस दिशा में जाएगी, क्योंकि ओवरऑल अगर हम इस बजट के प्रभाव की बात करें तो हरियाणा पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं, सरकार को और हरियाणा वासियों को भी ये उम्मीद थी कि चुनावी समय है, चुनावी राज्य है, तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर मिलेगा। शायद विपक्ष की बोलती बंद कर सकती थी सरकार। क्या एक विकल्प हाथ से निकाल दिया गया, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार एक बात तो समझ चुके हैं कि मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश नहीं है, और यही वजह कि यहाँ पर मध्यम वर्ग को जो है टैक्स की आय सीमा को बढ़ाकर थोड़ी सी राहत जरूर यहाँ पर मध्यम वर्ग को देने की कोशिश की गई है। मुझे इस बात को लेकर जो है मैं प्रमुखता से रखना चाहूंगा कि यहाँ मोदी सरकार एक बात समझ चुकी है कि मध्यम वर्ग जो आप राम नाम के मंदिर के ऊपर जो गारंटी मानकर चल रहे थे और मोदी की गारंटी के साथ जो चेहरा सामने रख रहे थे उसे स्वीकार करने में अब गुरेज यहां पर मध्यम वर्ग को हुआ है। ये बात मोदी के रणनीतिकार समझ चुके हैं, ये मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा। और चूंकि मध्यम वर्ग हरियाणा प्रदेश में भी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्ट तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कर ही सकते हैं, लेकिन इतना ही जरूर यहां पर नजर आ रहा है कि एक फॉर्मेट है जिसमें विपक्ष अपने तरीके से उसकी परिभाषा देता है बजट को लेकर। चाहे बजट उन्होंने सुना या नहीं सुना वो अलग बात है, लेकिन उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है जिस पर वो रिएक्शन देते हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोगों का भी मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर एक फिक्स्ड फॉर्मेट में ही, एक फिक्स्ड ब्रैकेट में ही उन्होंने अपना नाम भरकर यहाँ पर रिएक्शन देने की कोशिश की है कि सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि अगर चुनावी वर्ष है और कुछ ही दिनों के बाद चुनाव जो है होने जा रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो कुछ ना कुछ योजना जो है हरियाणा प्रदेश के लिए जोड़ी जा सकती थी, भले ही वो कागजी सही, भले ही उसका जिक्र ही सही, लेकिन 90 दिनों के बाद जो है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा सकते थे। लेकिन अब ये चूक तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से जरूर हुई। भले यहाँ पर यूपी का भी जिक्र किया जा रहा था कि यूपी ने निराश किया, हरियाणा ने निराश किया, तो यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यूपी के लोगों और हरियाणा के लोगों दोनों को निराश किया। ये हो सकता है कि दूसरी तरफ से रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला हो, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी था कि किसी एक खास योजना से हरियाणा प्रदेश को जोड़ा जाता, उसका जिक्र किया जाता। भले ही वो योजना कागजों में ही बंद रहती, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा सकते थे। अब इस मौजूदा परिस्थिति का फायदा कांग्रेस पार्टी के लोग उठाएंगे और जनता के बीच जाकर ये कहेंगे कि मोदी को हरियाणा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। देवेंद्र और वीरेंद्र सोनी जी, समय थोड़ा कम है, शॉर्ट में आप दोनों के रिएक्शन में लेना चाहूंगा। अब आगे दिशा क्या रहेगी हरियाणा में सियासत की? कांग्रेस का फायदा होता नजर आएगा, विपक्ष का फायदा होता नजर आएगा, क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, विपक्ष को एक और हथियार मिल गया है। विपक्ष हालांकि बहुत हावी है, बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां अपने मुंह से कहते हैं, लेकिन हमलावर है विपक्ष, चाहे वो इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ चुनाव नजदीक है और विपक्ष के हाथ एक और हथियार आ गया कि हरियाणा से बीजेपी वोट लेना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना नहीं चाहती। ये तोहमत अब जरूर विपक्ष सरकार को देगा। वीरेंद्र जी, ये दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है, क्या वो दावा पूरा होगा? देखिए, वो दावे तो किए जाते हैं। अब हम देखिए रक्षा बजट में अंदर भी कटौती की जा रही है, जो हथियार खरीदने थे उसमें कमी आई है। और ये देखिए जो भारत का जो हालांकि रक्षा बजट है सबसे बड़ा अमेरिका का है, उसके बाद चीन का है, फिर रूस का और चौथा भारत का है। तो लेकिन अब जो है उस पर पेंशन पर ही ज्यादा खर्च होता है और वेतन पर भी 67% खर्च हो जाता है, तो इसलिए रक्षा बजट में भी काफी जो है उपेक्षा की गई है। बिल्कुल। और ऐसे में हरियाणा को जरूर निराशा हाथ लगी है इस बजट से। अब आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके की लहर देखने को मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आम बजट में कहीं ना कहीं पेंशनर्स को, नौकरी पेशाओं को, मध्यम वर्गीय युवा महिलाओं को साधने की केंद्र सरकार के द्वारा कोशिश जरूर की गई है। रणनीति क्या कहती है केंद्र की, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।